Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखें। चलिए आज के स्पेशल डे के साथ में शुरुआत करते हैं। आज का स्पेशल डे के हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 2003 के अंदर अफगानिस्तान में कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए गए हुए लोगों को जान से मार दिया गया था। किसके द्वारा? तालिबान के द्वारा। इस वजह से उनकी याद में उनकी जो सेक्रीफाइस दिया गया है उसको याद करते हुए ये वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला कौन सा डे है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इसका तो ऑब्वियस सही रीज़न है, फोटोग्राफी को इन्हेंस करने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए इसके बारे में। और फोटोग्राफी किस किस को पसंद है आप ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। फिर कल का वो क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने पूछा था आपसे, द प्रोजेक्ट बोल्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बैम्बू ओएसिस एंड लैंड इन ड्रॉट। ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। ये किसका इनिशिएटिव है? हमारे ऑप्शन हैं ट्राइफेड नीति आयोग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC इन शॉर्ट बुलाते हैं इसे हम, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा लगाया गया। सबसे पहले तो इसके अंदर BSF ने काम किया था। 5000 सैपलिंग्स लगाई गई थी रेगिस्तान वाले एरिया के अंदर। लेकिन इस बार क्या किया जा रहा है? लेह के अंदर प्लांटेशन की जा रही है। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। इसके अंदर 20 सैपलिंग्स है वो प्रोवाइड की गई हैं बैम्बू की। कहाँ पे? लेह में लगाने के लिए 15 अगस्त को लगाई गई हैं ये। और इसके अंदर जो 20 सैपलिंग्स दी गई हैं वो 12 अगस्त को दी गई थी जम्मू के अंदर, ताकि लेह में लगाई जा सके। ये पहला ऐसा अटैम्प्ट है जिसके अंदर ग्रो किया जाएगा बैम्बू ट्रीज़ को हाई हिमालयन टेरेंस के अंदर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि प्रिवेंट किया जा सके लैंड डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से हमारी लैंड है वो ख़राब होती जा रही है, उसको प्रिवेंट किया जा सके और डेवलप किया जा सके ग्रीन कवर को। और इसके अंदर कंट्रीब्यूशन क्या किया जा रहा है? इसके अंदर क्या एफर्ट लगाया गया है कि 1000 सैपलिंग्स हैं उनको प्लांट किया गया है जो चोट विलेज के अंदर, जो कि लेह के अंदर है। कल इसके अंदर लगाया गया है यहाँ पे। इन बैम्बू सैपलिंग्स को रेडी होने में सिर्फ 3 साल लगेंगे, तो इनको 3 साल के अंदर ही हार्वेस्ट किया जा सकता है। और इसके बारे में कल मैंने आपको बताया भी था कि बैम्बू एक ऐसा प्लांट है जिसके द्वारा हम 35% ज़्यादा ऑक्सीजन है वो ले सकते हैं, बिकॉज़ वो ज़्यादा रिलीज़ करता है बाकी सारे प्लांट्स के ट्रीज़ के कंपेयर में। और अगर 1 हेक्टेयर के अंदर हम इसे प्लांट कर देते हैं, लगा देते हैं, तो ये 1 साल के अंदर 12 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ऑब्जर्व कर लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप हो सके तो अपने घर में भी लगाइए इसे। फिर अगला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, इसे कंसिडर करना है NDA के बारे में। इसके बारे में है ये पहली स्टेटमेंट, ये वर्ल्ड की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है। इसके अंदर एप्लीकेंट्स उसे कैसे चुना जाता है? उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता है, उनका UPSC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ये क्यों न्यूज़ में है? सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है वुमेंस को कि वो NDA एग्जाम के अंदर बैठे, जो कि आगे होने वाला है 5 सितंबर 2021 के अंदर। कुछ कालरा ने इस पिटीशन को डाला है ताकि वुमेन भी उसके अंदर इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बैठ सकें। इस पिटीशन के अंदर हाईलाइट की गई है कि इसके अंदर अगर वुमेन को अलाउड नहीं करते हैं तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिसका वायोलेशन हो रहा है। ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं। आई होप इसके बारे में पता होगा सबको। 14, 15, 16 एंड 19। आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताइए कि हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो कितने से कितने तक हैं। NDA क्या है? ये जॉइंट डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। ये ऐप है, ये कंप्लीट पिक्टोरियल व्यू प्रोवाइड करवाएगी जो काम हो रहे हैं किसके साथ में। ये ऐप है, ये कंप्लीट पिक्टोरियल व्यू प्रोवाइड करवाएगी जो भी काम हो रहे हैं। इसके अंदर क्या दिया जाएगा साथ में? जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेशंस भी प्रोवाइड करी जाएंगी, मतलब कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को कोई भी बिल पास नहीं कर सकती जब तक कि वो ट्रेजरी की जो फोटोज़ हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उनको अपलोड नहीं करेंगी इस ऐप के ऊपर। इसके अंदर किसी भी बिल को पास करवाने के लिए ज़रूरी है कि जो जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स हैं उनको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए सिस्टम के अंदर इन्हें अपलोड करना होगा। फिर बेस्ट ऐप है, इसकी वजह से करप्शन बहुत कम कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022-2021। ये रिसेंटली न्यूज़ में आया है। ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है। रिसेंटली विनर्स को अनाउंस किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेस्कॉम स्टार्टअप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022-2021 ये पार्टनरशिप कर रहे हैं यूएन वुमेन के साथ में। इन अवार्ड्स को दिया जा रहा है ताकि पार्टिसिपेशन हो सके वो स्टार्टअप वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स का, इनका जो ओवरवेलमिंग वर्क है उनको देखते हुए, और इसके अंदर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स भी देखने को मिला है क्योंकि इसके अंदर 159 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं अब तक। और उनमें से जूरी के जो लीडर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यूएन वुमेन, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स हैं, उन्होंने सिलेक्ट किया है 12 एंटरप्रेन्योर्स को, और उनमें से 2 वुमेन ऐसी एंटरप्रेन्योर हैं जिन्हें डिक्लेयर किया गया है जूरी चॉइस अवार्ड के लिए, और 1 वुमेन है उनको स्पेशल मेंशन किया गया है इनके द्वारा। और हर विनर को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, 2 लाख रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फिलिप देने के लिए 33 वुमेन्स को सिलेक्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ MEITY और नेस्कॉम के द्वारा, जो कि टेक वुमेन्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने एक्सेलरेट किया है इस प्रोग्राम को, और उन्हें एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी, नेटवर्क के थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोवाइड की जाएंगे, लर्निंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, और रिसोर्सेज हैं उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा, और बिल्ड किया जाएगा स्केलेबल प्रॉफिटेबल एंड ग्लोबल बिजनेस के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट्स को किसके बारे में, पेगासस स्पाईवेयर के बारे में बताना है। ये एक इजरायली स्पाईवेयर है जिसको बनाया गया है साइबर आर्म्स फर्म NSO ग्रुप के द्वारा। ये स्पाईवेयर है, इसे इंस्टॉल किया जा सकता है मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो भी और अदर डिवाइसेस के अंदर जो iOS और एंड्रॉइड सिस्टम पर चलते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जो हेड की जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना के द्वारा, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं ये बताइएगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर। इन्होंने एक फॉर्मल नोटिस इशू किया है गवर्नमेंट को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पिटीशन वो निकल कर आ रही है। ये नोटिस इशू किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसके बाद में, रिफ्यूज़ कर देने के बाद में जो एडिशनल एफिडेविट है या फिर कंफर्म करना और डिनाई करना कि पेगासस यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इसके बारे में कुछ भी नहीं निकाल कर आया है। तो इस वजह से इनको एक नोटिस इशू करना पड़ा। पेगासस एक स्पाईवेयर है जो डेवलप किया गया है इजरायली साइबर आर्म्स फर्म NSO ग्रुप के द्वारा। ये स्पाईवेयर है, ये मोबाइल के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर और अदर डिवाइसेस जो कि iOS और एंड्रॉइड के ऊपर चलते हैं उनके अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है। लेकिन 2021 का जो प्रोजेक्ट है पेगासस रिवेलवेशंस, उसके अंदर करंट पेगासस सॉफ्टवेयर है वो डैमेज कर सकता है हमारी सभी की सभी रिसेंट iOS वर्जन के अंदर, iOS 14.6 के अंदर। तो इससे पहले जो पेगासस वर्जन था उससे क्या किया जा सकता था, हमारी कॉल्स को ट्रैक किया जा सकता, हमारे जो टेक्स्ट मैसेज हैं, सिंपल जो मैसेज आते हैं उनको पढ़ सकते थे, कलेक्ट किया जा सकता था हमारे सभी की सभी पासवर्ड्स को, हमारे माइक्रोफोन के लिए भी एक्सेस की जा सकती थी इसके अंदर स्पेयर फिशिंग के थ्रू। जो लेटेस्ट वर्जन किया गया है ये हमारे इन्फेक्ट कर सकता है सभी डिवाइसेस की बिना किसी क्लिक के, मतलब कि 0 क्लिक अटैक है। इसके अंदर कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको कि जो भी वो बंदा है जो आपके फ़ोन में जो डालना चाहता है स्पाईवेयर को, उसको आपसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली आपके अंदर आपके फ़ोन के अंदर इसे इंस्टॉल कर सकता है। इसके अंदर ये क्यों न्यूज़ में है, बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ है, पेगासस स्पाईवेयर है उसके बारे में पता चला है कि ये सीक्रेटली मॉनिटर कर रहा है और स्पाई जासूसी कर रहा है काफ़ी ज़्यादा पब्लिक फिगर्स की इंडिया के अंदर, जैसे कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये देखने को मिल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन, कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट्स को किसके रिस्पेक्ट में, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस, जिसे हम इन शॉर्ट UNWGI बुलाते हैं। सबसे पहले इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था चाइना के द्वारा अक्टूबर 2020 के अंदर। इंडिया इसे ऑर्गेनाइज़ करने वाला है एक इवेंट के रूप में जो कि हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जिसके अंदर हम 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं हमारी आज़ादी की। 2022 के अंदर हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी नहीं होगा, बी होने वाला है, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। ये चाइना के द्वारा ज़रूर होस्ट किया गया था लेकिन अक्टूबर 2018 में किया गया था, सो 2020 में नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। हमेशा ये थोड़ी ना होगा कि मैं सारे क्वेश्चन सही बताऊँगी। चलो आगे देखते हैं इसके बारे में। ग्लोबल जियोस्पेटियल इंफॉर्मेशन कम्युनिटी, इसने सेंसिटाइज किया है कि सेकंड जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाएगी, इंडिया के द्वारा अक्टूबर 2022 के अंदर। आप देख लीजिए अक्टूबर के ही करंट अफेयर्स है वो अभी से तैयार होने लगे हैं। यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड ऑन ग्लोबल जियोस्पेटियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जिसे हम UNGGIM बुलाते हैं, ये ऑर्गेनाइज करती है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस को। हर 4 साल में एक बार होता है ये। इसका ऑब्जेक्टिव है ताकि इन्हेंस किया जा सके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, किसके अंदर मेंबर स्टेट्स और रिलेवेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जियोस्पेटियल इंफॉर्मेशन को मैनेज करें और उनकी कैपेसिटीज़ को एक साथ बांटें। ये मैंने आपको बता ही दिया।
फिर आगे चलते हैं, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं 2013 से 14 के अगर डाटा चेक करते हैं तो 4227 ग्रांट किए गए थे पेटेंट्स, और 2020-21 के अंदर 28,391 पेटेंट्स मिले हैं हमें, जो कि 2013-14 के डेटा से 572% ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंडिया की रैंकिंग है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर 2020 में 48th रही है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ये बताना है हमें। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हमने, जो मेंस का क्वेश्चन है इसके ऊपर क्या आ सकता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं, ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आई है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने कंफर्म किया है कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2020 के जो विनर्स हैं उनको एक इवेंट के अंदर अनाउंस किया गया है। अगर हम पेटेंट के एग्जामिनेशन के टाइम की ड्यूरेशन को चेक करते हैं तो दिसंबर 2016 तक इसके लिए 72 मंथ लिए जाते थे, जो कि अब कम कर दिए गए हैं। दिसंबर 2020 के अंदर 12 से 24 मंथ्स के अंदर ये बता दिया जाता है कि पेटेंट के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं। अगर हम 75 ईयर्स का अगर कंपैरिजन करें इन 4 सालों के बीच में, तो 1940 से लेकर 2015 तक 11 लाख ऐसे इनोवेशन हैं जिनको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर कर लिया गया था। लेकिन अगर इन 4 साल की बात करें, मतलब 2016 से 20 की बात करें, तो हमने अकेले इन 4 सालों में 75 साल से भी ज़्यादा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जो कि 14.2 लाख। इंडिया की रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है, 48 पर पहुंच गए हैं हम 2020 के अंदर, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसके अंदर। इसके अंदर अगर 2015 की 16 के अंदर जो हमारी रैंक थी 81। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की जो 3.0 है उसकी थीम रखी गई है मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तुम्हारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो करेक्ट है। अटल इनोवेशन मिशन है वो चलाया जा रहा है नीति आयोग के साथ में, किसके साथ में मिलकर, ला फाउंडेशन डसोल्ट सिस्टम के साथ में, जो कि इंडिया के अंदर इसकी 3rd सीरीज़ है वो लॉन्च होने जा रही है। सोशल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की 3.0 से नाम दिया गया है। इसके अंदर जो यंग इनोवेटर्स हैं अटल थिंकर्स लैब के, उनको साथ में लेकर काम किया जा रहा है। इसकी थीम है वो रखी गई है मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। इसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन और ये पिक्चर में आया था फ्रांस के जो ला पाते फाउंडेशन और ला फाउंडेशन डसोल्ट सिस्टम यूरोप 2017 के अंदर। इसके अंदर हर स्कूल से एक टीम को लिया जा रहा है, जिसके अंदर 6 स्टूडेंट्स और एक टीचर को लिया जाएगा, और उन्हें एलोकेट की जाएगी फंडिंग कि जो वो अपने आइडियाज़ हैं उनको स्टार्टअप के थ्रू सामने लेकर आएँ, डिज़ाइन करें और प्रोटोटाइप तैयार करें अपने इनोवेशन का 3D प्रिंटिंग को यूज़ करके, और मार्केटिंग कैंपेन्स लाएँ, और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करें, उसकी प्राइसिंग करें, और उसका एक्सपेंशन स्ट्रेटजी क्या होगी ये बताएं। मतलब कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर नई नई इनोवेशन लाने की चाहत जगा रहे हैं, ताकि हमारे देश के अंदर और भी ज़्यादा स्टार्टअप स्टार्ट किए जा सके और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा सके। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में, अमृत महोत्सव स्त्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021 के बारे में बताना है। इसका एम है ताकि एम्पावर किया जा सके वुमेन को और हेल्प की जा सके, ताकि वो अपनी फुल पोटेंशियल, अपनी जितनी भी ताकत है, कितनी भी शक्ति है, जितना भी इनोवेशन कर सकती हैं वो उन सबको सामने लेकर आया जा सके। ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड कोविड-19 प्रोग्राम के द्वारा। इसके अंदर जो विनर्स हैं उनको 5 लाख रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक को, ताकि वो डेवलप कर सके, मार्केट कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके अपने सॉल्यूशंस को। इनसे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फिर सभी की सभी। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट वो करेक्ट है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर माई गोव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और UN वुमेन, इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है अमृत महोत्सव स्त्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021। इसके अंदर इनकरेज किया जा रहा है टेक्निकल सॉल्यूशंस जो कि वुमेन्स के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं, फैसिलिटीज़ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, ताकि फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट को। इसका एम है कि इसके अंदर चैलेंज किया जा रहा है नारी शक्ति को, कि वो एम्पावर करे वुमेन को और हेल्प करे कि वो अचीव कर पाएँ अपनी फुल पोटेंशियल। इसे होस्ट किया जा रहा है माई गॉम प्लेटफॉर्म के ऊपर अमृत महोत्सव स्त्री शक्ति चैलेंज 2021। इसके अंदर जो एप्लीकेशन जो एंट्रीज़ हैं वो 17 सितंबर 2021 तक खुली हैं। आप इसके अंदर, अगर आपके पास कोई भी इनोवेशन है तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अंदर 10 नॉमिनीज़ हैं उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, मेंटरशिप प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, और नॉमिनी है उनको अवार्ड की जाएंगे, उनके अंदर उनको 1 लाख रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अंदर उनको प्रूफ देना होगा अपना जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो आइडिया है उसे
उसके लिए कि वो कितना फ़ायदेमंद है। और उसके साथ में रिगरस स्क्रीनिंग प्रोग्रेस चलाएगी और इसके साथ में रिगरस स्क्रीनिंग प्रोसेस चलाई जाएगी। 5 विनर्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा जूरी के द्वारा नवंबर 2021 के अंदर। जो पहला स्त्री शक्ति चैलेंज है वो 2020 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देखने को मिला था। इसके अंदर टोटल 1265 एंट्रीज देखने को मिली थी, जिनके अंदर 10 फाइनलिस्ट हैं उनको सिलेक्ट किया गया था। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, साइंटिस्ट को, चेंज मेकर्स को पूरी कंट्री के अंदर, जिन्होंने सबमिट किए थे अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस ताकि कोविड-19 पैंडेमिक को एड्रेस किया जा सके। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना एनसीबी स्टेटमेंट को किसके रिगार्डिंग। RODTEP ये स्कीम है, इसके अंदर गाइडलाइंस और रेट्स हैं वो उनके बारे में बात करनी है हमें। और जो RODTEP की है फुल फॉर्म क्या है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। इसके अंदर पहले से अगर एग्जाम्प्ट किया गया है या फिर रिमिट किया गया है, फिर क्रेडिट किया गया है स्कीम के अंदर कोई भी रिबेट, तो उसको दोबारा इसके अंदर जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं उनके अंदर छूट नहीं मिलेगी। ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है कस्टम्स के द्वारा एक सिंप्लीफाइड IT सिस्टम के थ्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सेंटर ने नोटिफाइड किया है इस स्कीम को कि इसके अंदर गाइडलाइंस और रेट्स के बारे में बताना है, जिसकी फुल फॉर्म है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। इस स्कीम के अंदर 0 रेटिंग एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, और इसके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस लाई जाएगी ग्लोबल मार्केट के अंदर। इसके अंदर जो टैरिफ लाइन्स है उसके अंदर 8555 प्रोडक्ट्स हैं उनको कवर किया गया है। इस स्कीम के अंदर ऑब्जेक्टिव रखा गया है ताकि रिफंड किया जा सके जो करंटली अनरिफंडेड हैं ड्यूटीज़ हैं, टैक्सेस हैं, लेवीज़ हैं, उनको सेंट्रल, स्टेट और लोकल जो लेवल है उसके ऊपर क्यूमुलेटिव इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर यूज़ किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट के लिए। ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है कस्टम के द्वारा एक सिंप्लीफाइड IT सिस्टम के द्वारा। इसके अंदर रिबेट इशू की जाएगी ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट के थ्रू, इसे ई स्क्रिप्ट बुलाते हैं, जो कि मेंटेन की जाती है इलेक्ट्रॉनिक लेजर के थ्रू। और इसे कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसे हम CBIC बुलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एक रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के द्वारा, जिसका नाम है 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ये रिपोर्ट है, इसके अंदर पहली ऐसी सिटी कौन बनी है जो कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है। हमारे ऑप्शंस हैं जुडबुरी ऑस्ट्रेलिया, गाज़ियाबाद इंडिया, म्यूनोई फिनलैंड और होटन चाइना। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा D, बिकॉज ये चाइना है और सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड यही है। दूसरे नंबर पे USA और तीसरे नंबर पे इंडिया है मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री के अंदर। सिटी के अंदर नहीं बताया मैंने, सिटी के अंदर चाइना की पहली है। गाज़ियाबाद जो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, ये सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बनी है 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ के अंदर। 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात किया जा रहा है। ये रिपोर्ट है, ये ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के द्वारा पब्लिश की जा रही है। और गाज़ियाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बहुत ही ख़राब है, 2.5 पार्टिकुलेट मीटर के साथ में। आपको ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि पहली, दूसरी, तीसरी कौन है और सबसे फ्रेश कौन है। गाज़ियाबाद दूसरे नंबर पर आती है, जबकि चाइना की जो सिटी है होटन, जो कि जिनजियान प्रोविंस के अंदर है। जिनजियान प्रोविंस क्यों न्यूज़ में रहता है, बिकॉज यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें डिटेंशन सेंटर्स के अंदर डाला हुआ है और कहा जा रहा है कि इनको नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी सबको पता ही है यहाँ पे क्या होता है। इसकी इतने ज़्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से क्या है, क्योंकि होटन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तालिमाकन जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, उसके पास में है, जिसकी वजह से लगातार सैंडस्टॉर्म आते रहते हैं यहाँ पे। इस वजह से यहाँ की जो हवा है वो साफ़ नहीं है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शिफ्टिंग जो स्थानांतरित डेजर्ट है, इस वजह से ये सब होता है। और अगर हम टोटल की बात करें तो जो 50 हैं उनमें से 49 सिटीज़ तो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान से ही लिंक कर आती हैं। ये वर्ल्ड वाइड इनकी बात की जा रही है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बांग्लादेश है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री है दुनिया के अंदर, 2020 के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद में पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर मंगोलिया है। इसके साथ में अगर हम क्लियरेंस की बात करें तो जुडबुरी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है वो टॉप पोजीशन पे है। उसके बाद में काइलुआ कोना ये दूसरे नंबर पे है अमेरिका के हवाई के अंदर, और उसके बाद में फिनलैंड की मुइनियो है। फिर ये वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, एक्सरसाइज कोकन 2021 ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ये किस किस के बीच में हुई है, इंडिया और USA, ब्रिटेन, फ्रांस,